नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी के बीच हमारी बातचीत करने का जो विषय रहेगा वो माया सभ्यता रहेगा। माया सभ्यता लैटिन अमेरिका की एक सभ्यता है और हम ये सोच रहे हैं कि लैटिन अमेरिका की सभी सभ्यताओं पर या प्रमुख सभ्यताओं पर थोड़ा बहुत प्रकाश डाला जाए। और काफ़ी लोग जिज्ञासु होंगे माया सभ्यता का नाम सुनकर कि माया सभ्यता आखिर कौन सी सभ्यता है, कहाँ विकसित हुई, कब विकसित हुई, क्या विशेषताएँ थी। उन्हीं सभी प्रश्नों का जवाब लेकर मैं आपके सामने अपने YouTube चैनल MSVM क्लासेस के माध्यम से मैं राधेश्याम मिश्र उपस्थित हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें पसंद आएंगी। अब देखिए, अब शुरू करते हैं इसको। माया सभ्यता। माया सभ्यता लैटिन अमेरिका की एक सभ्यता है। लैटिन अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को मिला करके जो भूभाग है उसे कहा जाता है। उसमें से मध्य अमेरिका के कुछ देश अल सेल्वेडोर, मैक्सिको, होंडुरास, बेलीज, इन सभी देशों में ये सभ्यता फैली हुई थी जो आज के ये सभी देश हैं। इस सभ्यता की शुरुआत कब से कब तक रही, यानी कब से शुरू हुई और कब ये सभ्यता समाप्त हुई, इसके बारे में भी आपको सामान्य जानकारी दी जाएगी। ये सभ्यता अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध रही है, बहुत फेमस रही है। इसलिए रही है कि इसका जो कैलेंडर था, कैलेंडर 2012 के पहले, 2012 दिसंबर 21 दिसंबर 2012 के पहले ये कैलेंडर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा और तमाम अवधारणाएं उस कैलेंडर की वजह से लोगों में फैली हुई थी जो ठीक नहीं थी, जो तर्कसंगत नहीं थी। अब हम यहाँ शुरू करते हैं इस सभ्यता के बारे में। देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी कि ये सभ्यता एक ऐसी जगह पर विकसित हुई जहाँ लगभग 10,000 वर्ष पहले, 10,000 वर्ष पूर्व मानव बस्तियां निर्मित होना शुरू हो गई थी संस्कृतियों के रूप में। और तो 10,000 वर्ष पहले यहाँ मानव बस्तियां बनना शुरू हो गई थी और ये बस्तियां किसी ऐसी व्यवस्थित सभ्यता के रूप में विकसित नहीं हो सकी, चूँकि ये समय भी काफ़ी पुराना है, बहुत पहले का समय। इतनी पुरानी कोई भी सभ्यता अब तक ज्ञात नहीं है पूरे विश्व में। तो हो सकता है शुरुआती दौर रहा हो। बाद में आने पर 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईस्वी तक, ये जो काल है 2500 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी, यानी 100 ईस्वी सन, ये ईस्वी पूर्व है और ये ईस्वी सन है। इसके बारे में जानकारी दी जाएगी, आपको अलग से जानकारी दी जाएगी। वैसे हम यहाँ पे सामान्य रूप से बताना चाहेंगे। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं ईस्वी पूर्व और ईस्वी सन। ईस्वी पूर्व क्या होता है? जब से ईस्वी सन चला उसके पहले के समय को नापने के लिए ईस्वी पूर्व का प्रयोग किया जाता है, BC, और ईस्वी सन के बाद के समय को ईस्वी सन के रूप में जानते हैं और उस प्रकार इसकी गणना होती है। तो 2500 या 2500 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक माया सभ्यता के जो क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में तमाम संस्कृतियां बड़ी सभ्यताओं के रूप में मौजूद रहीं, लेकिन एकीकृत और उत्कृष्ट सभ्यता बनने में उसे समय लगा। और वही समय आगे चलकर 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक, ये जो काल है ये माया सभ्यता का काल है। यही सभ्यता जो थी इसी समय में अस्तित्व में रही। अब इसमें से 300 ईस्वी से लेकर और 900 ईस्वी तक, 300 ईस्वी से लेकर 900 ईस्वी तक इस सभ्यता का उत्कर्ष काल था, यानी अपने चरम पर थी ये सभ्यता। ये सभ्यता अपने चरम पर थी, यानी जितना इसका विकास हो जाना चाहिए वो इस काल में हो गया। यानी यहाँ से उसका विकास अपने उच्च शिखर पर शुरू हुआ होना और 900 ईस्वी के बाद इसका पतन धीरे धीरे समाप्त हो गया और 1000 ईस्वी पूर्व में सभ्यता समाप्त हो गई।
कैसे समाप्त हुई इसको बताया जाएगा, लेकिन इस वीडियो में संभव नहीं है। उसके लिए अब चूँकि कैसे समाप्त हुई इसके बारे में अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है, अलग मत है, और कारण भी बहुत से बताए गए हैं। तमाम कोई बीमारी बता रहा है, कोई और भौगोलिक परिवर्तन बता रहा है, तापीय परिवर्तन, तमाम चीज़ें हैं, वो सब बाद में डिस्कस किया जाएगा। तो हम देखते हैं कि दुनिया की एक समृद्धशाली सभ्यता माया सभ्यता 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक अस्तित्व में रही, 300 ईस्वी से लेकर 900 ईस्वी तक अपने उत्कर्ष पे रही, और ये तो इसका काल हो गया। स्थान भी बताया गया आपको किस देश में यह सभ्यता फैली हुई थी उस समय में। अब इस सभ्यता के बारे में यहाँ बातचीत करने का एक कारण या औचित्य इसलिए बन जाता है क्योंकि यह सभ्यता काफ़ी फेमस रही है और विश्व की प्राचीनतम उत्कृष्ट सभ्यताओं की श्रेणी में खड़ी हो पाई है। खड़ी होने के लिए जो उसके मानदंड होते हैं या जो चीज़ें सभ्यता के अंदर होती हैं जिसके वजह से उसे हम मान लेते हैं कि ये सभ्य समाज था, यहाँ कोई सभ्यता विकसित रही, सामान्य रूप से निवास करने वाले लोगों को और वहाँ जो उनके आवास निवास की जो व्यवस्था है उसको हम सभ्यता की श्रेणी में नहीं रख सकते। सभ्यता की श्रेणी में एक पूरी व्यवस्थित तरीके से उनके जो जीवन शैली व्यवस्थित तरीके से होगी, उनका स्थापत्य होगा, कला, लेखन, ज्योतिष और तमाम चीज़ें होंगी। तो ऐसे ही माया सभ्यता के बारे में बात करें तो माया सभ्यता क्यों दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं और उत्कृष्ट सभ्यताओं की श्रेणी में खड़ी हुई, तो उसका कारण ये है कि इसका जो स्थापत्य था, स्थापत्य कला, ललित कला, स्थापत्य इनका भव्य है, भव्य स्थापत्य, ललित कला, लेखन कला। अब लेखन कला में ये है कि ये लिखते थे चित्रात्मक लिपि में, चित्रात्मक लिपि में इनके लेख मिले हैं। उसके बाद इनका ज्योतिष भी काफ़ी विकास कर पाया था, ज्योतिष। अब इसके बाद एक और चीज़ इसमें जो आती है वो है सबसे प्रमुख इसमें पंचांग। इनके पंचांग बहुत प्रसिद्ध हुए, 3 पंचांग थे इनके, 3 पंचांग यहाँ पे माया सभ्यता में थे, हाव, जोल्किन और लांगकाउंट। इसके बारे में अलग से बताया जाएगा क्योंकि काफ़ी बड़ा विषय है ये। लांगकाउंट कैलेंडर उनका बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है, उसके बारे में अलग से बताया जाएगा। तो ये ज्योतिष पंचांग, और इनका जो पंचांग है वो पत्थर पर चित्र लिपि के माध्यम से उसको दर्शाया गया है, और उत्खनन में जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं उन चीज़ों से पता चलता है और उसको पढ़ने में कुछ हद तक सफलता मिली है। ये इनका पंचांग था और इसमें क्या रहस्य है, इनकी गणना कैसे होती थी, गणना की इकाइयाँ क्या हैं, ये काफ़ी रहस्यमय चीज़ें उनके पंचांग में हैं। तो इससे पता चलता है कि ज्योतिष के क्षेत्र में उनका ज्ञान काफ़ी आगे था। दुनिया की तमाम सभ्यताओं के जो उनके समकक्ष की सभ्यताएं थी उसके हिसाब से इनका ज्ञान काफ़ी आगे था ज्योतिष और पंचांग के मामले में भी। अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये रहते कैसे थे, इनकी बस्तियाँ, स्थापत्य कैसे था। तो अब चूँकि बस्ती, स्थापत्य, धर्म और कला ये सब अलग से बताना आवश्यक हो जाएगा, लेकिन सामान्य रूप से यहाँ बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर इनके स्थापत्य के बारे में थोड़ी चर्चा कर ली जाती है। इनका जो स्थापत्य था, इनके स्थापत्य में एक चीज़ मिली है जो बहुत कॉमन है। इनकी जो दीवारें होती थी, दीवार अगर ये बना रहे हैं तो इधर से बनती हुई जाती थी और इनके ईंट आगे की तरफ थोड़ा बढ़े हुए होते थे और दोनों तरफ की दीवारें धीरे धीरे एक दूसरे से मिल जाया करती थी। ये गुंबद का, इसको टोडा मेहराब कहा जाता है। गुंबद का आकार इसके ऊपर बनाया जा सकता है। टोडा मेहराब के रूप में इनकी दीवारें बनी होती थीं। इस प्रकार की रचना इस सभ्यता में काफ़ी मिली है। उसके बाद ये मंदिर पिरामिड बनाते थे। इनका एक शहर था युवाक्शाक्टन, जिसके अंदर मंदिर पिरामिड बना है, और वो एक छोटा शहर था, बहुत बड़ा शहर नहीं था, लेकिन माया सभ्यता की सारी विशेषताएं उस सभ्यता में हैं। ये अलग बात है कि उनका जो मंदिर पिरामिड था उससे ऊंचे मंदिर पिरामिड वहाँ बगल के एक शहर जो टिकल है, टिकल में था, ये अलग बात है। लेकिन युवाक्शाक्टन की बात यह है कि इस शहर के अंदर माया सभ्यता की लगभग सभी सांस्कृतिक जो उसकी विशेषताएं हो सकती हैं सब उसमें पाई गई हैं। एक बात और माया सभ्यता के बारे में कहना यहाँ आवश्यक हो जाता है। माया सभ्यता
जो मध्य अमेरिका है, लैटिन अमेरिका का हिस्सा, उसकी सभ्यता है। और अगर लैटिन अमेरिका की सभ्यता को पढ़ना है, जानना है, तो कम से कम 2 सभ्यताओं को जानना आवश्यक हो जाता है, माया सभ्यता और इनका सभ्यता। इनका सभ्यता दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पे विकसित हुई थी। एक सभ्यता और वहाँ काफ़ी फेमस थी जो विकसित हुई थी, माया सभ्यता का जो स्थान है उसी पे हुई थी और उसके बाद हुई थी। जैसे यूरोपीय शक्तियों का आगमन शुरू हुआ, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, उस समय वो सभ्यता एज़टेक सभ्यता के नाम से थी। वो सभ्यता उसी स्थान पे जहाँ माया सभ्यता थी मौजूद थी और उस सभ्यता के विनाश का कारण भी यही रहा। विदेशी आक्रमण हुए, उपनिवेश स्थापित हुए। एक बात और माया सभ्यता के बारे में यहाँ बताना जरूरी समझते हैं। माया सभ्यता के लोग जल मार्ग से भी यात्रा किया करते थे। माया सभ्यता के अंदर प्रयोग होने वाली नौका को कोलंबस जब अमेरिका गया, अमेरिका की खोज उसने किया, तो उस यात्रा के दौरान सबसे पहली बार उसे माया सभ्यता की एक नौका दिखी जिसमें 25 लोग एक साथ पतवार खींच सकते थे। उसमें कुछ आवश्यक वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, किसी जो उसका भूमि का हिस्सा था उससे जल मार्ग से दूसरे हिस्से तक, दूसरे केंद्र तक पहुंचाया जा रहा था। अब ये तो बात हो गई। अब यहाँ पे 4 चीज़ें जो लिखी गई हैं ऊपर, टीकल, कलकमुल, कोपान और पालेंके, इसको भी थोड़ा समझना ज़रूरी है। ये इनके 4 प्रमुख नगर राज्य हैं या 4 राज्य के इनके केंद्र हैं। क्योंकि माया सभ्यता ऐसी कोई सभ्यता नहीं है जो कोई एक संगठित राजनीतिक इकाई के रूप में हो। ये अलग अलग सांस्कृतिक या राजनीतिक इकाई के रूप में बिखरी हुई थी, लेकिन इसके जो बड़े केंद्र थे वो बड़े केंद्र किसी न किसी नगर राज्य के अधीन थे या उससे उसके प्रभाव में थे। एक बात और यहाँ देखने को मिलती है, बड़े राज्य, बड़े जो केंद्र हैं, राज्य नहीं सॉरी, बड़े केंद्र किसी न किसी नगर राज्य जो इनके थे उनसे जुड़े हुए थे और बड़े केंद्रों का प्रभाव छोटे केंद्रों पर पड़ा। ये तो हो गई इनकी नगर की बात। और ये 4 जो नगर हैं या नगर राज्य हैं, इनमें अलग अलग राजवंशों ने शासन किया। तो माया सभ्यता में कितने राजवंशों ने शासन किया? 4 राजवंश इनके थे, 4 राजवंशों ने शासन किया। वो 4 राजवंश 4 अलग अलग जगहों पे या अलग अलग नगर राज्यों में शासन किया करते थे। ये बात हो गई। 4 नगर राज्यों के अंदर 4 अलग राजवंशों ने शासन किया। माया सभ्यता कोई एक संगठित राजनीतिक इकाई के रूप में नहीं थी, अलग अलग सांस्कृतिक केंद्र के रूप में थी। लेकिन उसमें विशेषता क्या थी? वो सभी नगर केंद्र सड़क के माध्यम से या अधिकांश नगर केंद्र सड़क के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, उनकी कनेक्टिविटी थी। तो इस प्रकार इसे हम एक सभ्यता के रूप में पहचान सकते हैं। अब चूँकि सब अलग अलग संस्कृतियाँ होंगी, अलग अलग राज्य होंगे, तो एक सभ्यता नाम नहीं दिया जा सकता। काफ़ी मिला जुला उनके रहन सहन की शैली और सांस्कृतिक जो उनकी विरासत थी या सांस्कृतिक जो उसकी विशेषता थी वो मैच करती थी। एक बात और यहाँ पे बताना ज़रूरी है, उनका जो नगर बनता था उसकी योजना किस प्रकार की थी, थोड़ा सा यहाँ पे बताया जा रहा है। बाकी अलग से इनके जो स्थापत्य के बारे में, बस्तियों के बारे में वो चीज़ें डिटेल में बताई जाएंगी, लेकिन यहाँ परिचय कराया जा रहा है। तो उनका जो स्थापत्य था वो उसी में कवर किया जाएगा, लेकिन यहाँ हम बात कर लेते हैं उनकी बस्तियाँ कैसे बनती थीं। तो नगर के बीचों बीच, चूँकि ये सभ्यता काफ़ी विकसित रही है, इसके अंदर खेल के मैदान भी मिले हैं, बाल कोर्ट्स, इनके अंदर गड्ढे या कुएँ मिले हैं। और इस सभ्यता में सबसे प्रमुख बात उत्सव केंद्र मिला है। किसी शहर के बीचों बीच उत्सव केंद्र, जैसे आज के समय में उत्सव स्थली, उत्सव केंद्र, मैरिज हॉल, ये सब चीज़ें होती हैं, उस सभ्यता में उतने पुराने समय में मिली हैं। तो ये सभ्यता वास्तव में काफ़ी अद्यतन रही है, उस ज़माने के हिसाब से काफ़ी एडवांस रही है। अब यहाँ हम देखते हैं कि उसका क्या महत्व था। उत्सव केंद्र का बड़ा महत्व था। जैसे जलाशय का भी अपना काम है, कुएं और गड्ढे का काम है अपना। कुएं और गड्ढे में पानी को सुरक्षित रखा जाता था, जलाशय थे जिसमें था। इसमें नक्काशीदार मेहराबी पुल भी हैं सभ्यता के अंदर, और पुल के साथ साथ जो नगर प्रवेश करने के लिए द्वार बनाए जाते थे, तो प्रवेश द्वार भी इनके काफ़ी अच्छे हैं
और उसमें काफ़ी सजावट की गई है। अब हम यहाँ बात कर रहे थे इनका जो उत्सव केंद्र है, तो अब ये समझिए कि इनका जो उत्सव केंद्र था वो नगर के बीचों बीच बनाया जाता था, बीचों बीच उत्सव केंद्र, और इसके चारों तरफ चौक बाजार लगती थी इस पर, और उसके पास में ही, पास का जो स्थान होगा इसके पास में कुछ प्रमुख लोगों के घर होते थे, सरदार, पुजारी और कर्मचारी, ये सभी लोग होते थे। वैसे जो चौक की व्यवस्था थी वो सुदूर क्षेत्रों में भी छोटे छोटे चौक बने हुए थे, बाजार की व्यवस्था, और इससे दूर के क्षेत्रों में आम लोगों के घर होते थे, आम लोगों के घर उससे दूर, काफ़ी दूर बसे हुए होते थे। तो ये सब बातें इनकी सभ्यता के बारे में ज़रूरी थी, जो एक जगह बतानी ज़रूरी थी। अब अलग अलग हेडिंग के रूप में अलग अलग चीज़ें बताई जाएंगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। आप माया सभ्यता से कम इसी के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से परिचित तो हो ही जाएंगे। अब आपको और डीप इस पे जानकारी चाहिए, कुछ और राय देना है तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। वैसे अलग अलग हेडिंग अलग अलग वीडियो में भी कवर की जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं माया सभ्यता के बारे में तो आप आगे की वीडियो भी देख सकते हैं। दूसरी बात, अगर हमारा वीडियो और हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई हो, इसे लाइक करिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे जो नए वीडियो अपलोड होंगे उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।